कि हम डिस्क्राइब करेंगे RFLP, और हमने इसको एक्सपेंड किया, हमने कहा रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और मैं आपका ध्यान बेसिकली इस शब्द पर दिलाना चाह रहा हूं। सो रेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आप ध्यान दीजिए इस शब्द के ऊपर, पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म, जब हम मेंडल जेनेटिक्स बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि मान लीजिए एक जीन पॉलीमॉर्फिक है, सो उसकी 2 या 2 से ज्यादा एलील्स हैं, सो हैज एटलीस्ट 2 एलील्स और या मोर देन 2 एलील्स, और जो लीस्ट फ्रीक्वेंट एलील है उसकी भी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में वो कम से कम 1% है, तब आप इसको क्या कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक है। इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में हम ये कह रहे हैं कि किसी चीज के बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं, और जो वेरिएशन सबसे कम फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम से कम 1% या स्टैटिस्टिक्स में 0.01 है, तब हम कहेंगे कि ये चीज क्या है, पॉलीमॉर्फिक है। सो ये जो VNTR है ये भी क्या है, पॉलीमॉर्फिक है। सो पहली बात तो ये समझिए, और क्योंकि ये भी इनहेरिट होती हैं तो इनको आप VNTR एलील्स भी कह सकते हैं। सो दोनों पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। एक तो मैंने ये कहा कि ये जो VNTR है इनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है। दूसरा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये भी क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। इसीलिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे उसमें आप उस बच्चे के VNTR को मदर और फादर से मिलाकर के एक पॉजिटिव आइडेंटिटी कर पाए। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसका अब एग्जैक्ट मतलब हम यहां पर समझ गए हैं कि किस चीज को आप पॉलीमॉर्फिज्म क्लासिफाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस पॉलीमॉर्फिज्म की वजह क्या है, यहां पर इतना ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म क्यों मिल रहा है कि केवल कुछ VNTR मार्कर्स को आइडेंटिफाई करके एक पॉजिटिव आइडेंटिटी आप बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पहले तो यह याद रखिए कि यह वो DNA है जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई म्यूटेशन यहां पर होती है सो इट विल नॉट बी सेलेक्टेड अगेंस्ट बाय द नेचर उसको इस पॉपुलेशन के जीन पूल से वीड आउट नहीं करेगी, फॉर द सिंपल रीजन कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके कोई फिनोटाइप नहीं बना रही है और नेचर जो है वो फिनोटाइप पर असर करती है। इसीलिए ये म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती चली जाएगी और इस म्यूटेशन पर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो लोसाई है जहां पर VNTR देखने को मिलता है ये क्या होते जाएंगे, बहुत हाइपर वेरिएबल होते चले जाएंगे। सो हमने एक और शब्द इस्तेमाल किया, हमने ये कहा कि ये VNTR लोसाई क्या हो जाएंगे, हाइपर वेरिएबल। एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि कोई भी म्यूटेशन यहां पर सेलेक्टेड अगेंस्ट नहीं है और हमने ये कहा कि ये एक्यूमुलेट होगा। दूसरी चीज ये समझिए, मान लीजिए एक क्रोमोसोम नंबर 1 है और इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो लेट अस से 5 बार रिपीट हो रही है। ये मैटरनल क्रोमोसोम है किसी इंडिविजुअल का, लेट अस से ये क्रोमोसोम नंबर 5 है और इस पर इस पोजीशन पे कोई एक सीक्वेंस है, लेट अस से दिस इज ATGC80। ये कई बार क्या हो रही है, आप देख रहे हैं 5 बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये तय है कि जो दूसरा क्रोमोसोम होगा, जो पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, उसमें भी यही सीक्वेंस यहां पर मिलनी चाहिए। तभी मैं इन VNTR को भी VNTR एलील्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ये जैसे एलील्स क्या होती हैं, इनहेरिट होती हैं, ये भी इनहेरिट होती हैं, तभी हम पॉजिटिव आइडेंटिटी बना सकते हैं। लेकिन उस वेरिएबल नंबर का मतलब यह है कि इस पर हो सकता है कि केवल 3 की रिपीट हो। सो केवल 3 बार रिपीट हो। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैंने आपको यह बताया कि यह नंबर क्या हो सकता है, बहुत वेरिएबल हो सकता है। इट कैन बी अ रिपीट ऑफ 3, इट कैन बी अ रिपीट इन सम इंडिविजुअल ऑफ 10, इट कैन बी अ रिपीट ऑफ सम इंडिविजुअल में हैव अ रिपीट ऑफ 6 and 11। और इसीलिए इस अनइक्वल नंबर की वजह जो है वो अनइक्वल स्लिपेज होती है। जब आप जानते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच
बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, और इस जगह पर ये जो एक्सचेंज है ये अनइक्वल हो सकता है। ये वो एक और वजह बन सकती है म्यूटेशन के अलावा, जिसकी वजह से इन लोसाई में क्या आता है, पॉलीमॉर्फिज्म। सो अल्टीमेटली बात ये है कि ये जो VNTRs हैं ये बहुत पॉलीमॉर्फिक है, हाइपर वेरिएबल हैं। अगर आपने केवल कुछ मार्कर्स ही अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो आप एक पॉजिटिव क्या बना सकते हैं, आइडेंटिटी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। और दूसरा हमने ये कहा कि देखिए ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसकी वजह ये है कि देयर इज अ नंबर दैट इज डिफरेंट। दिस मे बी बिकॉज ऑफ द accumulation of the mutations, and say for example unequal recombination may also be one of the reasons. So हमें अब ये समझ में आ गया कि इस restricted fragment length polymorphism में हम इन VNTRs को इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये बात भी समझ में आ गई। अब मुझे थोड़ा सा ये देखना है कि ये restricted fragments का मतलब क्या है, इनकी लेंथ में जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म शब्द मुझे समझ में आ गया। अब मैं रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ की बात आपको बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। मान लीजिए मैंने किसी डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। सो आप जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अपनी यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर कट करता है, और क्योंकि ये रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस यूनिफॉर्मली प्लेस्ड नहीं है, इस वजह से जो अनइक्वल लेंथ की क्या बनेगी, फ्रेगमेंट्स बनेगी, जिनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट किया जा सकता है। एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक है जिसके बारे में हम काफी डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में डिस्कस करेंगे। इनको आप साइज के हिसाब से एगार जेल में इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करके इनको इनके साइज के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए किसी क्रोमोसोम पर ये मैटरनल क्रोमोसोम है और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। लेट अस से कि यहां पर एक VNTR है जिसकी लेट अस से 6 रिपीट्स है, 1 2 3 4 5 6 बार क्या है ये रिपीट है, और ये मैटरनल क्रोमोसोम हमने कहा लेट अस से दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, और इसमें ये मैटरनल क्रोमोसोम ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। लेट अस से कि यहां पर जो रिपीट है वो 4 5 6 7 8 की रिपीट है। अब आपने इस तरह के मार्कर को लेना है जिसके फ्लैंक्स में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। सो यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हम क्या कह रहे हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी। इमीडिएटली आप ये देख सकते हैं कि जब आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दोनों डीएनए फ्रेगमेंट्स को दोनों डीएनए सैंपल को कट करेंगे तो ये फ्रेगमेंट और ये फ्रेगमेंट अनइक्वल लेंथ की होगी, और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि बहुत सारा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। और आप देख रहे हैं यहां पर रिपीट ये 6 की है, यहां पर रिपीट 8 की है। ये फ्रेगमेंट थोड़ी लेंथी होगी, ये फ्रेगमेंट हम क्या कह रहे हैं, छोटी होगी। इनको इनके साइज इनके लेंथ के हिसाब से आप एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सेपरेट। और क्योंकि आपको यह पता है कि यहां पर सीक्वेंस कौन सी है, सो आप जीन प्रोब या VNTR प्रोब्स को इस्तेमाल कर सकते हो बजाय जीन प्रोब के, क्योंकि यहां पर जीन लोकेटेड नहीं है। मुझे कहना चाहिए VNTR प्रोब को आप इस्तेमाल करते हो। प्रोब का इस्तेमाल भी हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, और उनकी मदद से इनको पहचाना जा सकता है ऑटो रेडियोग्राफी पे। सो आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। हमें यह समझ में आ गया कि ये जो मैं डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा हूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इनकी ये अनइक्वल लेंथ्स क्यों बन रही है, और ये जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट है डीएनए की, इनकी जो रेस्ट्रिक्टेड डिफरेंट लेंथ्स है, इसमें मैं इस पॉलीमॉर्फिज्म या इन VNTR को आइडेंटिफाई करके किसी भी डीएनए के प्रोफाइल को क्रिएट कर रहा हूं पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है ये चीज, ये प्रिंसिपल कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब अगली बात ये आती है कि ये करा कैसे जाता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर ऑफ RFLP। सो अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेस की। सो लेट अस लुक एट द प्रोसेस। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको डीएनए को प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना पड़ेगा। सो आपने डीएनए को क्या किया, आइसोलेट किया इन प्योर फॉर्म। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग। सबसे पहले आपको डीएनए को प्योर फॉर्म में आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। और आप एवरी मैक्लॉयड मैकार्थी का एक्सपेरिमेंट याद रखिए। दे वर द फर्स्ट साइंटिस्ट हु टोल्ड यू कि किस तरह से एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डीएनए को प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर सकते हैं। सो आपने डीएनए को सबसे पहले क्या किया, प्योर फॉर्म में आइसोलेट
सेपरेट किया। दिस वुड बी दी स्टेप नंबर 1। अब देखिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, अ पर्टिकुलर अमाउंट इज नीडेड फॉर लेट अस से फॉर परफॉर्मिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसी भी डीएनए के प्रोफाइल को करने के लिए आपको एक सैंपल में कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए। मान लीजिए उतना अमाउंट आपको सैंपल में नहीं मिला, तो आप सीन ऑफ क्राइम पर गए, वहां पर सैंपल बहुत खराब हो चुका है, बहुत पुराना है, बहुत कम है, और आपको उतना सैंपल नहीं मिला जितना आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए चाहिए। सो एक और चीज अब हमारे पास फॉर्चुनेटली अवेलेबल है, इसके बारे में भी हम बायोटेक्नोलॉजी में बात करेंगे। इसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप इस डीएनए को क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई, बहुत कम टाइम में इसकी मिलियंस और बिलियंस कॉपी बनाई जा सकती हैं, और आपके पास सैंपल क्या हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा। लेकिन ये स्टेप तभी करने की जरूरत है अगर आपके पास एडिक्वेट सैंपल नहीं है। अगर एडिक्वेट सैंपल नहीं है तो पॉलीमरेज चेन से जितना सैंपल है उसको एम्पलीफाई करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बहुत जल्दी बना करके इस सैंपल को क्या किया जा सकता है, एडिक्वेट किया जा सकता है। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। ये कंडीशनल हो गया, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप इसको करेंगे। इसके बाद में जब आप स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, ऑब्वियसली आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको डीएनए को डाइजेस्ट कराएंगे, और इसकी वजह से हमें पता चला है कि डिफरेंट लेंथ की हमारे पास क्या बनेगी, फ्रेगमेंट्स बनेगी। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्यों अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो क्योंकि उनकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो इवनली प्लेस्ड नहीं है, सो देयर विल बी डिफरेंट लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट्स। और ये फ्रेगमेंट की वजह एक और है, क्योंकि जो वीएनटीआर है उसमें जो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अदरवाइज भी इस डीएनए की बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बनेंगी, लेकिन आपको तो केवल वीएनटीआर में कंटेनिंग, जो वीएनटीआर कंटेनिंग फ्रेगमेंट्स हैं उनको पहचानना है। उन वीएनटीआर की आपके पास जानकारी है, आपने उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिवली टैग्ड जीन वीएनटीआर प्रोब्स बनाए हुए हैं, और आप उनकी मदद से, आपको नहीं मतलब है सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट से, पहले ही आपने जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया था तो रेपिटेटिव डीएनए अलग हो गया था, आप उसी में काम कर रहे हैं, और लेकिन आपको अपने काम के मार्कर्स पहचानने हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं सारा डीएनए यहां पर डिसाइफर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं जल्दी से एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आपने तीसरा काम ये किया कि इनको आपने सेपरेट किया। सो आपने सेपरेट किया ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं इन एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, फ्रेगमेंट्स को आपने इंट्रोड्यूस किया, डीएनए को आपने इंट्रोड्यूस किया, और ये फ्रेगमेंट्स जो हैं उसमें सीविंग इफेक्ट से, आप जानते हैं एगार के अंदर पोर्स होते हैं, सीविंग इफेक्ट से ट्रेवल करेंगे। जो बड़ी फ्रेगमेंट्स हैं वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन से, और जो छोटी फ्रेगमेंट्स हैं वो काफी दूर चली जाएंगी। सो इधर आपने लेंथ के या साइज के हिसाब से इन फ्रेगमेंट्स को अलग कर दिया। याद रखिए सारी की सारी डीएनए फ्रेगमेंट्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, फॉस्फेट याद कीजिए उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप ये चार्ज के बेस पर सेपरेट नहीं कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, लेकिन इनको आप अलग कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर लेंथ और द साइज। और आप जानते हैं कि बड़ी फ्रेगमेंट्स पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन के पास होगी और छोटी फ्रेगमेंट्स कहां चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। इस चीज को हम कहते हैं एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मेरा हमेशा से मानना यह है कि यह टॉपिक एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं कुछ टर्म्स बार बार इस्तेमाल करके आपसे कह रहा हूं कि इनके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर इन चीजों का आइडिया होगा, जितना यहां पर पॉसिबल है मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे हैं कि अब हमने एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इनको क्या किया है, सेपरेट किया है। देखिए ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आपने जो फ्रेगमेंट्स हैं, सो एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना लेते हैं। हमने ये कहा कि ये
वो मेरा जेल है, एगार जेल, और इसमें लेट अस से कि ये फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू दी साइज मैंने यहां से इंट्रोड्यूस किया था, बड़ी फ्रेगमेंट्स यहां पहुंची, छोटी फ्रेगमेंट्स थोड़ा दूर चली गई, ये एक बार कोड जैसा डायग्राम बन जाएगा आपके सामने। ये फ्रेगमेंट्स अपनी लेंथ के हिसाब से क्या हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, लेकिन अभी ये डबल स्ट्रैंडेड है। और बाद में आपने एक वीएनटीआर प्रोब इस्तेमाल करना है, और वीएनटीआर प्रोब अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को आकर के क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। इसीलिए ये डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट को आपको एक तरह से इनको आपको डीनेचर करना पड़ेगा, ताकि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की दोनों फ्रेगमेंट से एक दूसरे से अलग हो जाएं और आपका जीन प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंड पर आकर के क्या कर सके, हाइब्रिडाइज कर सके। इसीलिए इसको डीनेचर करना पड़ेगा। इसको डीनेचर करने का मतलब यह है कि इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, और इसीलिए इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप एल्कलाइन मीडियम में करेंगे। सो आप जानते हैं डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आप इसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो आप जानते हैं पीएच को चेंज करके, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के ये जो डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स हैं, सो लेट अस से स्टेप नंबर 4, इनको आपने सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बाद में आपको इसको एक प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कराना है। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप है, इस अगले स्टेप को हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग, और ये जो नाम है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इनका नाम है E.M. सदर्न। और इसमें आप इस एगार जेल में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक नाइट्रोसेलुलोज शीट पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सो यू ट्रांसफर इट टू अ नाइट्रोसेलुलोज शीट, सेलोफेन सेलुलोज शीट पर इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और ये फ्रेगमेंट्स को आपने एगार जेल से शीट पर ट्रांसफर किया। ये जो ट्रांसफर है इसको आप ब्लॉटिंग कहते हैं, क्योंकि ये जो नाम है साइंटिस्ट का E.M. सदर्न, इस वजह से इसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। बाद में इसके और वेरिएंट्स आ गए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आप आरएनए के साथ सेम प्रोसीजर करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट में आपने एचआईवी में भी पढ़ा होगा कि एचआईवी में एक डायग्नोस्टिक टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट हो सकता है, उसमें प्रोटीन को ट्रांसफर किया जाता है मेम्ब्रेन के ऊपर। सो मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करने को ब्लॉट कह रहे हैं। अगर हम डीएनए को कर रहे हैं तो इस टेक्निक को हम सदर्न ब्लॉट कहते हैं। देखिए इसको करा कैसे जाता है। सो एक ट्रे ली आपने, और इस ट्रे में आपने एक बफर सॉल्यूशन रख दिया। बहुत क्रूड एक फंक्शनल डायग्राम बना रहा हूं, इसमें आपने एक बफर सॉल्यूशन रख दिया, और इसके अंदर आपने वो एगार जेल प्लेस करा जिसके ऊपर डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं, जो कि अब आपने जिनको एल्कलाइन मीडियम में रख के एक दूसरे से क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। इसके ऊपर आपने अपनी वो शीट प्लेस कर दी जिसके ऊपर आपने इसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। सो ये वो शीट है जहां पर आप चाहते हैं कि यहां से ये फ्रेगमेंट्स निकल के इस शीट के ऊपर आ जाए। इसके ऊपर आपने एक एब्जॉर्बेंट रख दिया, और एब्जॉर्बेंट रख दिया जैसे फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर्स, इसके ऊपर रख के और उसके ऊपर आपने कुछ वेट रख दिया। सो होगा क्या कि जैसे ही ये वेट रखेंगे तो ये प्रेस करेगा, और ये जो सीविंग इफेक्ट आपको याद आ रहा है, यहां से ये बफर इसके अंदर घुसेगा, परकोलेट करेगा, ऊपर राइज करेगा, और अपने साथ क्या लेगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स को, और उन फ्रेगमेंट्स को किसके ऊपर पहुंचा देगा, ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से आपने क्या अचीव किया, सदर्न ब्लॉटिंग अचीव किया। आपने डीएनए की ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इसको इस शीट के ऊपर क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। सो हम इस शीट को बना लेते हैं। ये वो मेरी शीट है जिसके ऊपर ब्लॉटिंग के बाद में मैंने अब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा बेक किया जाएगा। सो नाउ दे आर बेक्ड इन हीट। सो इसका मतलब यह होता है कि थोड़ा गर्म किया जाएगा ताकि इनकी फिक्सिटी मेम्ब्रेन के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और ये दोबारा री अनील ना कर पाए। इनको आपने क्या कर दिया, बेक कर दिया। दिस वुड बी दी नेक्स्ट स्टेप। तो हमने पिछला स्टेप लिखा था स्टेप नंबर 5, और अब हमने ये कहा कि स्टेप नंबर 6 में आपने इसको बेक किया। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये क्या हो गई हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं और इस शीट पर फिक्स हो गई हैं। अब आप इस शीट को एक सॉल्यूशन में पास करेंगे। सो स्टेप नंबर 7, इसको हटा देते हैं यहां से। सो जब आप स्टेप नंबर 7 कर रहे हैं तो उसमें आपने इस शीट को, हमने कहा कि एक सॉल्यूशन में पास किया, और उस सॉल्यूशन में जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से कि ये एक ट्रे है
और इसमें आपने अपनी इस शीट को पास कर दिया। इसके ऊपर हमने ये कहा कि ये फ्रेगमेंट्स हैं जो सेपरेटेड हो चुकी हैं। सो लेट अस चूज द कलर अगेन। ये फ्रेगमेंट्स इस तरह से पड़ी हैं, यहाँ एक सॉल्यूशन है और इसमें अब आपने VNTR प्रोब ऐड किए। सो इसमें आपने VNTR प्रोब्स ऐड किए हैं। प्रोब का मतलब एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है जो आपने क्रिएट किया है, जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को रेडियो एक्टिवली टैग कर दिया है, ताकि ये जो VNTR प्रोब है जब अपने कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री VNTR से जाके जुड़ेगा तो बाद में इसको पहचाना जा सके। सो कोई भी ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, जिसमें कुछ बेसिस को आपने क्या कर दिया है, रेडियो एक्टिवली टैग कर दिया है, इसको प्रोब कहा जाता है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहां पर आपने VNTR के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाया है और उसको रेडियो एक्टिवली टैग किया है। तो अब आप जानते हैं कि जैसे ही आपने VNTR प्रोब इकट्ठे हुए, सो जहां पर भी वो फ्रेगमेंट होगी, जहां पर भी वो VNTR होगा, वो वहां जाकर के क्या कर जाएगा, हाइब्रिडाइज कर जाएगा। सो मान लीजिए इस फ्रेगमेंट में और इस फ्रेगमेंट में हमने ये कहा कि क्या है, वो VNTR है जिसके लिए हमने ये प्रोब ऐड किया है। मैं एक पर्टिकुलर प्रोब की बात कर रहा हूं और वो यहां जाकर के क्या हो गया, हाइब्रिडाइज हो गया। ऐसे ही बाकी जो VNTR प्रोब्स हैं वो भी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को जाकर के क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। सो बहुत सारी फ्रेगमेंट्स हो सकती हैं, बट वी आर लीस्ट बॉदर्ड। हमें केवल इन सारी फ्रेगमेंट्स में से अपने काम की VNTR मार्कर जो मैंने सेलेक्ट किया है, जिसके लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स बनाए हुए हैं, केवल उनको ढूंढ के निकालना है। और मैंने इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इनको VNTR प्रोब्स को ऐड करके इनको हाइब्रिडाइज करने दिया। सो इनको मैंने क्या अलाउ किया, हाइब्रिडाइजेशन अलाउ किया। लास्ट स्टेप बड़ा आसान है कि आप इस शीट को एक्सपोज कीजिए एक्सरे को, और इस टेक्निक को हम कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। इस टेक्निक को हमने कहा ऑटो रेडियोग्राफी। और ये जो है VNTR ये चमकने लगेंगे और आपके पास आपकी NCERT में आपने देखा होगा एक बार कोड जैसा डायग्राम आ जाएगा और इससे आपको पता चलेगा कि किस क्रोमोसोम पर कितने नंबर की रिपीट है और इस तरह से DNA का प्रोफाइल बनाया जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो सारी टेक्निक्स हैं, ये जो सारे स्टेप्स हैं RFLP या रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक की, आपको समझ में आया होगा। सो एक बार हम इसको बहुत क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप DNA को प्योर फॉर्म में आइसोलेट कीजिए। अगर कम है तो उसको एम्पलीफाई कर लीजिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, सैंपल एडिक्वेट हो जाएगा। फिर इस DNA के सैंपल को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कीजिए, उन्हें डाइजेस्ट करने दीजिए। DNA फ्रेगमेंट्स बनेंगी अलग अलग लेंथ की। उसकी वजह थी कि DNA जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो इवनली प्लेस्ड नहीं है। उसके बाद में इन अनइक्वल लेंथ ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर दीजिए एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। इसके बाद आपने करना यह है कि ये डबल स्ट्रैंडेड DNA नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने जीन प्रोब ऐड करना है। एल्कलाइन मीडियम में अगर मैं इसको करूंगा तो ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने सदर्न ब्लॉट किया। मैंने यहां से इसको अपनी मेम्ब्रेन पर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और उस मेम्ब्रेन को फिर मैंने क्या किया, बेक किया ताकि ये फिक्स हो जाए। मेम्ब्रेन को मैंने पास किया एक सॉल्यूशन में। फिर मैंने VNTR प्रोब्स को ऐड किया, उन्हें हाइब्रिडाइज होने दिया और बाद में इस पर्टिकुलर शीट को, इस फिल्म को मैंने एक तरह से एक्सरे पर क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। और मुझे ये एक DNA का प्रोफाइल मिल गया और मुझे समझ में आ गया कि इस आदमी के किस क्रोमोसोम पर जो VNTR है उसकी कितनी लेंथ है। और ये पर्टिकुलर एक मेरे पास क्या बन गया, प्रोफाइल इस पर्टिकुलर आदमी के DNA का। इस तरह से DNA प्रोफाइलिंग की जाती है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। तो चलिए मैं आपकी NCERT से ही एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें से हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और। देखिए ये डायग्राम आपकी NCERT में है। So this is the diagram of your NCERT and what we will do is कि देखिए यही डायग्राम ले रहे हैं। ये आप देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 7 पर इंडिविजुअल DNA फ्रॉम इंडिविजुअल A, इसका आपने प्रोफाइल क्रिएट किया और आपने जब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पास किया तो आप ये देख रहे हैं कि जितनी बड़ी फ्रेगमेंट है वो पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन के पास होगी। सो ये जो बार कोड जैसा डायग्राम है ये वो VNTR है जो सेपरेट होकर के मूव करी है एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और अब चमक इसलिए
रही हैं, क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग या कॉम्प्लीमेंट्री वीएनटीआर प्रोब्स हैं वो इससे हाइब्रिडाइज करके एक्सरे में चमक रहे हैं, और आपने इस इंडिविजुअल का क्या बना लिया, प्रोफाइल। सिमिलरली आपने इन क्रोमोसोम से इंडिविजुअल बी का भी आपने क्या बना लिया, प्रोफाइल। सीन ऑफ क्राइम पर आपको जो डीएनए मिला आपने उसका भी यहां पर क्या बना लिया, प्रोफाइल। और अब हम ये जानते हैं कि अगर पॉजिटिव आइडेंटिटी बनानी है तो सारे के सारे मार्कर्स मुझे मिल जाने चाहिए। सो इमीडिएटली आपको समझ में आ रही है कि इंडिविजुअल ए वो आदमी नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये जो सीन ऑफ क्राइम पर डीएनए मिला था उसका ये मार्कर यहां है, ये मार्कर यहां है, सिमिलरली ये मार्कर भी यहां पर है, ये मार्कर भी यहां पर है, ये भी यहां पर है, और ये भी यहां पर है। दिस इज एनफ फॉर अ पॉजिटिव आइडेंटिटी एंड टू रूल आउट दिस पर्सन ए एज द सस्पेक्ट। ये वो आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम से इसका डीएनए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका पूरी तरह से मैच कर रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि कुछ ही मार्कर्स में आप पॉजिटिव आइडेंटिटी बना सकते हैं, इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। ये वो आपकी एनसीईआरटी की फिगर है जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल लाइक दिस। सो एक और हम बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। मैं एक और एग्जांपल यहां लेता हूं। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। सो देखिए, इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने कहा कि एक सेक्सुअल असॉल्ट केस है, और सेक्सुअल असॉल्ट केस में अभी आप ये लैडर और ये कंट्रोल को इग्नोर कीजिए। सो ये लैडर वगैरह इसलिए बनाया जाता है ताकि कॉरस्पॉन्डिंगली आपको ये पता चले कि आप जो एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं उसमें जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनका साइज क्या है। कंट्रोल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि पूरा प्रोसेस ठीक तरीके से सही स्टेप से किया गया है कि नहीं किया गया है। तो आप ये लैडर और ये कंट्रोल जो है इनको अभी आप बिल्कुल क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। ये विक्टिम है। सो ये जो विक्टिम है, ये जो विक्टिम है, इसका आप डीएनए प्रोफाइल देखिए। सो विक्टिम का डीएनए में ये आपको एक डीएनए दिखाई दिया। यहां पर आपने एक सस्पेक्ट 1 को पकड़ा, तो इनके स्पर्म से आपने डीएनए को आइसोलेट किया। ये सस्पेक्ट 2 है, ये फीमेल का जो सेल्स है उसका डीएनए है। सो देखिए, ये जो फीमेल वाला है इसका जो डीएनए है ये विक्टिम के डीएनए से बिल्कुल मैच कर रहा है। सो इसका मतलब ये फीमेल ही विक्टिम है। और देखिए यहां पर जो स्पर्म डीएनए है, इसमें देखिए जो सीन ऑफ क्राइम से जो स्पर्म डीएनए मिला है उसका डीएनए प्रोफाइल में ये 2 फ्रेगमेंट्स हैं। आपके पास एक बॉयफ्रेंड का भी, इसके बॉयफ्रेंड का भी डीएनए है, लेकिन उसका जो प्रोफाइल है, देखिए बॉयफ्रेंड का जो प्रोफाइल है वो इस प्रोफाइल से मैच नहीं करता। तो आप बड़ी आसानी से सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप से इस बॉयफ्रेंड को अलग कर सकते हैं। अब इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक जना है जो कि सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2 कोई एक है जिसने क्राइम किया है। सो अब हम ये करते हैं कि ये जो प्रोफाइल है, जो स्पर्म डीएनए जो सीन ऑफ क्राइम से मिला है उसको मिलाकर के देखते हैं। सस्पेक्ट 2 का डीएनए देखिए, इसका प्रोफाइल डिफरेंट है इससे, लेकिन सस्पेक्ट 1 का प्रोफाइल देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों के दोनों आपको इस सीन ऑफ क्राइम के स्पर्म डीएनए से देखने को मिल गए हैं। आपने फिर एक पॉजिटिव आइडेंटिटी कर दी। आपने कहा सस्पेक्ट 1 नहीं, सस्पेक्ट 2 वो है जिसने ये क्राइम किया है, एंड यू कैन रूल आउट द बॉयफ्रेंड एज वेल। सो आई होप नाउ विद दिस एग्जांपल यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द वेरी कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो हमेशा की तरह मैं आपसे एडवाइस ये करूंगा कि आप बड़े ध्यान से अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़िए और आपको बिल्कुल अच्छे से अब समझ में आएगी। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।